गांव में रवाज था कि जब लड़की की शादी होती तो गांव के सारे कंवारे लड़कों के नाम की पर्ची डाली जाती। जिसका नाम निकलता उसी से शादी होती। इस बार मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए पर्ची डाली, लेकिन जब नाम निकला तो सब परेशान हो गए क्योंकि गलती से उस लड़के का नाम निकला जो पिछले हफ्ते फोत हो गया था। सबने इस बात को कुदरत का इशारा समझते मेरी शादी उसी लड़के से तय कर दी। मैं परेशान थी कि भला मेरी शादी मुर्दे से कैसे होगी, लेकिन जान तो तब निकली जब अगले जुमेरात कब्रिस्तान ले गए और सामने का मंजर देखकर दिल दहल गया कि मेरा नाम राबिया है और मैं 30 साल की हूँ। मेरा जन्म दूर दराज के एक गांव में हुआ था। हम 3 बहनें थीं और हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे अब्बा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि इनका कोई बेटा नहीं है और इनका बुढ़ापे का सहारा नहीं था। दुनिया के 80% बापों की तरह मेरे अब्बा को भी लगता था कि नस्ल सिर्फ बेटों से ही आगे बढ़ती है और बूढ़े माँ बाप को सहारा सिर्फ बेटे ही दे सकते हैं। मैं और मेरी बहनें अब्बू की गुड बुक्स में कभी भी नहीं रही थीं। हमारा घर एक छोटा सा घर था जिसमें हमारे साथ हमारे दादा दादी और पुप्पो भी रहती थी। मेरी पुप्पो को तलाक हो चुकी थी, जिसके बाद से पुप्पो हमारे साथ रहती थी और हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर रखा था। हमारे गांव में रिवाज था कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाता है या तलाक हो जाती है तो इस औरत का फिर घर नहीं बसाया जाता, बल्कि गांव का कोई भी मर्द इस औरत से शादी करने पर तैयार ही नहीं होता। शौहर के तलाक देने के बाद या मर जाने के बाद औरत अपनी बाकी की तमाम जिंदगी अपने माँ बाप के घर गुजारती है और अक्सर औरतें अपनी मर चुकी खुशियों का बदला अपने मैके से लेती हैं और मैके में सबका जीना अजीरन कर देती हैं। और यही हाल पुप्पो का भी था। जब से उनके शौहर ने उन्हें तलाक देकर दूसरी शादी की थी तो तब से ही वो सबकी दुश्मन बनी फिरती थी, बल्कि वो पहले से भी झगड़ालू तबीयत की मालिक थी और रही सही कसर तलाक ने पूरी कर दी थी। तीनों बहनों में से मैं ही ज़्यादा अम्मी के करीब थी, इसलिए अम्मी अक्सर ही अपने माजी और हाल के दुख मुझे सुनाने बैठ जाया करती थी। अम्मी बताती थी कि जब उनकी शादी हुई थी और वो इस घर में आई थी तो तब मेरी पुप्पो की शादी नहीं हुई थी। अम्मी कहती हैं कि शादी के पहले ही दिन मेरी पुप्पो ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे और दुल्हन बनी मेरी माँ के जेवर निकाल दिए थे, क्योंकि जो जेवर मेरी माँ को पहनाए गए थे वो मेरी दादी ने मेरी पुप्पो के लिए बना रखे थे और शादी पर मेरी माँ को पहनाए और फिर शादी वाली रात ही छीन लिए थे। और शादी के अगले ही दिन बगैर मीठे के रस्म किए मेरी अम्मी को नाश्ता बनाने के लिए किचन में घुसा दिया था। और जो किचन में घुसाया था तो आज तक मेरी अम्मी किचन से निकल नहीं पाई थी। हर शख्स की अलग अलग फरमाइशें और फिर पुप्पो की फरमाइशी प्रोग्राम ने अम्मी को घन चक्कर बना कर रखा था। पुप्पो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी तो इनके नाज नखरे भी खूब उठाए जाते थे और पुप्पो किसी बात पर इनकार सुनना पसंद नहीं करती थी और इस चक्कर में अम्मा को अच्छा खासा सुनने को मिलता था। ज़रा जो ऊंच नीच हो जाती तो दादी अम्मी को ताने देती रहती थी और अब्बा तो अपनी बहन के आंसू देखकर मेरी अम्मा पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते थे। इस घर में किसी की चलती थी तो वो पुप्पो थी। और फिर जब पुप्पो की शादी हुई थी तो दादी ने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। दादी ने मेरी अम्मा के जहेज का तमाम नया सामान उठाकर पुप्पो को जहेज में दे दिया और अम्मा को ही जता कर कहने लगी कि तेरे शौहर के ही पैसे बचा रही हूँ। और मेरी अम्मा बेचारी घर बसाने की खातिर चुप रही थी, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी बोलती तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता। अब्बा ने पहले दिन ही अम्मा को बावर करवा दिया था कि उनकी माँ और बहन के सामने मुंह से एक हरफ भी नहीं निकालना, तो वो 2 हरफ बोलकर अम्मा को घर से निकाल देंगे। मेरी अम्मा के पास कोई और ठिकाना तो था नहीं, इसलिए चुपचाप सबकी बातें बर्दाश्त की जाती थी। और अगर अब्बा उन्हें तलाक देकर घर से बाहर कर देते तो अम्मा कहीं की ना रहती, कोई भी उन्हें ना अपनाता। मेरी माँ मेरी नानों की इकलौती बेटी थी। अम्मा बताती हैं कि इनका एक भाई भी था जिसका अरसा हुआ कोई खैर खबर नहीं थी। मेरी नानों ने भी शौहर के मरने के बाद अकेले ही मेरी अम्मा और मामू को संभाला था। लोगों के घर काम कर करके मेरी अम्मा का जहेज जमा किया और फिर शादी करवाई थी। इनकी मेहनत की कमाई से लिया गया वो जहेज पुप्पो खुशी खुशी अपने साथ लेकर गई थी, जैसे इनकी माँ का बनवाया हुआ जहेज हो। मैं छोटी सी ही थी जब मेरी नानी गुजर गई थी और फिर अम्मा के पास 3 बेटियों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था।
जिन का हर वक्त उन्हें ताना मिलता था कि बेटियों की लाइन लगा रखी है। मेरी दादी अम्मा को जताती रहती थी कि उन्होंने अम्मा को इस घर में रखकर बहुत बड़ा कोई एहसान किया हुआ है, क्योंकि बेटियां पैदा करने वाली मेरी अम्मा घर से निकाले जाने के हकदार थीं, या कम से कम सौतन तो लाई जा सकती थी जो बेटा पैदा करे। दादी अम्मी की बहुत इज्जत करती थी और बुरा भला कहती थी कि बहुएं होती ही ऐसी हैं वैसी हैं। और जब पुप्पो शादी के एक हफ्ते बाद अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर घर वापस आई तो दादी ऊंची आवाज़ में बैन करते हुए कह रही थी कि ये कमीने ससुराल वाले होते ही जालिम हैं, दूसरों की मासूम बच्चियों को जलील करते हैं। मैं दादी की बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी और दादी ने यह कहते हुए एक बार भी अपने गिरेबान में नहीं झांका था कि वो मेरी माँ के साथ कैसे कैसे जुल्म करती हैं। पुप्पो हर दूसरे दिन लड़ झगड़ कर मैके आ जाया करती थी और फिर मेरे अब्बा, ताया जान और चचा जान तीनों पुप्पो के शौहर के खून के प्यासे हो जाते थे और बेचारे पुप्पा जान हर दूसरे दिन पुप्पो से माफिया मांगते और उन्हें मनाते हुए पाए जाते थे। पुप्पो ने अपने ससुराल से ज़रा भी बनाकर नहीं रखी हुई थी। इनकी ज़ुबान दराजी ने सबको इनके खिलाफ कर रखा था और इनकी अपने ससुराल की बेइज्जती और लड़ाई करने के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। और फिर एक दिन पुप्पा जी की शायद बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी कि उन्होंने आनन फानन दूसरी शादी कर ली और ना सिर्फ दूसरी शादी की थी बल्कि पुप्पो को तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुप्पो रोती हुई घर आई थी तो तीनों भाइयों का खून खोल उठा। फौरन से गए और पुप्पा जी को खूब पीट कर आए थे। पुप्पा जी ने भी हिम्मत पकड़ ली और दूसरे ही दिन जख्मों से अटे वजूद के साथ पंचायत लगवा दी। पंचायत ने ताया जान, अब्बा और चचा जान को तलब किया और जब मामले की तहकीक की गई तो यही हकीकत सामने आई कि तलाक पुप्पो की वजह से हुई है और पुप्पा जी ने दूसरी शादी भी पुप्पो से तंग आकर ही की है, क्योंकि उनका कहना था कि जब से उन्होंने मेरी पुप्पो से शादी की थी उनका सारा सकून गारत हो गया था। वो एक दिन भी चैन का नहीं जी पाए थे। पंचायत ने मामले की तहकीक के बाद फैसला पुप्पा जी के हक में कर दिया था और ताया जान, अब्बा और चचा जान को बिला वजह पुप्पा जी पर तशद्दुद करने के जुर्म में जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी और वो जुर्माना तीनों भाइयों ने अपनी वरासत की एक एक मरला ज़मीन को बेचकर अदा किया था। जितना उन्होंने बहन को सर चढ़ा रखा था ये जुर्माना भी कम था। वरासत की ज़मीन भी चली गई तो ताई जान और चची जान के मजाज गर्म हो गए और वो दोनों अच्छे घरों से थी। मेरी माँ जैसी गरीब और बेसहारा नहीं थी कि सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। वो दादी और पुप्पो को इनकी औकात में रखती थी और ज़मीन के जाने के बाद ताई जान और चची ने ताया जान और चचा को लिया और अलग शिफ्ट हो गई और दादी और पुप्पो के अखराजात भी देने से इनकार कर दिया था और ताया जान और चचा जान अपनी बेगमों के सामने ज़रा बोल नहीं पाते थे। दो बेटे और बहुएं हाथ से निकली तो दादी ने मेरे अब्बा पर कंट्रोल बढ़ा दिया। मेरे अब्बा तो थे ही दादी के कंट्रोल में। अब्बा को इस दुनिया में कोई बच्चों की तरह प्यार था तो वो पुप्पो थी और हम बेटियां हमेशा अब्बा की मोहब्बत और तवज्जो के लिए तरसती रहती थीं। अब्बा ने कभी हमसे नरम लहजे में बात नहीं की थी, जब भी की थी इतने सख्त लहजे में की थी कि हम तीनों सहम कर रह जाया करती थी। हमारी ख्वाहिश ही रही थी कि अब्बा कभी थोड़े से हमें भी मिल जाते, लेकिन हमने अपनी माँ की जैसी किस्मत पाई थी, जिल्लत और बेइज्जती वाली। हमारी दादी शैतान का दूसरा जन्म मालूम होती थी और एक दादी ही इतनी ख़तरनाक थी तो पुप्पो के साथ हम कैसे रह रहे थे ये हम ही जानते थे। हर ईद त्यौहार पर पुप्पो के लिए नए जोड़े आते थे और हमारे हिस्से में पुप्पो की उतरन आती थी, जिन्हें अम्मा छोटे करके हमारे नाप के बना कर दिया करती थी। पुप्पो की पुरानी हर चीज़ हमारे हिस्से में आती थी और हम तक पहुँचते पहुँचते इस चीज़ का पुप्पो ने खूब कबाड़ा कर रखा होता था। अब्बा पुप्पो की हर फरमाइश पूरी करते थे, लेकिन मजाल थी जो कभी हमारे लिए चूड़ियाँ भी लाए हों। इस पूरे गांव में कोई भी शख्स अपनी बहनों से इतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी मेरा बाप अपनी बहन से करता था। तलाक के बाद हमारे गांव की औरतों की ज़िंदगी बदतरीन हो जाया करती थी, लेकिन पुप्पो तो तलाक याफ्ता होकर भी मौज में ही जी रही थी। हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। हमारा कसूर बेटी होना तो हरगिज़ भी न था, वरना इस घर में एक और बेटी भी तो थी जो जन्नत जैसी ज़िंदगी दुनिया में जी रही थी। हमारा कसूर तो एक ऐसी औरत की बेटी होना था जो सबकी खिदमत करके भी नापसंदीदा ही रही थी। हमारी माँ इतने साल गुजरने के बाद भी किसी के दिल को अपने लिए नरम नहीं कर सकी थी, तो मतलब वाज़िया था कि वहाँ पत्थर दिलों का राज था
जिन्हें मेरी माँ की खिदमत नजर नहीं आती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि अब्बा और दादी और फूफो मेरी माँ से इस कदर नफरत क्यों करते हैं कि सालों गुजरने के बाद भी इनका रवैया मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं हुआ था। फिर मुझे कुछ पता चला, एक बहुत बड़ा सच पता चला जो पहले कभी नहीं पता चल पाया था। और वो सच ऐसा था जिसे हजम कर पाना मुश्किल था और बहुत मुश्किल था कि अम्मा के माजी में कुछ ऐसा किस्सा हो सकता था, कभी सोचा न था। जब मुझे इस हकीकत के बारे में पता चला तो मैं दंग रह गई थी कि ऐसा कैसे हुआ होगा या ऐसा कैसे हो सकता था। जो मुझे पता चला वो सच ये था कि मेरे अब्बा मेरी अम्मी से कभी मोहब्बत के दावेदार हुआ करते थे। मेरे नानी मेरे दादा की इकलौती बहन थी और दादा भी अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे और अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके उन्होंने मेरी नानों का ख्याल रखा था और अपने बाद अपने बेटे को भी ये जिम्मेदारी सौंप गए थे। लेकिन मेरी दादी को मेरी नानों बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भी इनके करीब ना होने दिया। लेकिन जैसे मेरे अब्बा जवान हुए तो इनका दिल मेरी अम्मी पर ठहर गया। अम्मी जब शादी के काबिल हुई तो नानी गांव के सरपंच के पास गई, क्योंकि हमारे गांव में बरसों से ये रिवाज चला रहा था कि जब भी कोई लड़की शादी के काबिल हो जाती तो इसके माँ बाप गांव के सरपंच के पास चले जाते थे, जो गांव के सभी मुअज़्ज़ज़ लोगों को जमा करते और फिर गांव के कवारे लड़कों की फहरिस्त बनाई जाती थी और फिर इस फहरिस्त से शादी के काबिल हो चुके लड़कों के नामों की पर्चियां बनाई जाती थी। पर्ची पर जिस भी लड़के का नाम आता था लड़की को इससे ब्याह दिया जाता था। मेरी खुद की दोनों बहनों की शादी ऐसे ही हुई थी। इनका हमसफर भी सरपंच ने पर्चियां डालकर चुना था और अब वो दोनों अपने घर में थी। दोनों के शौहर अच्छे थे तो देखकर दिल मुतमईन हो जाता था। हम बहनों ने हमेशा से यही दुआ की थी कि हमारी किस्मत हमारी माँ जैसी ना हो, हमारे हमसफ़र हमारे बाप जैसे ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बहनों की दुआएं रंग लाई थी और इनके शौहर जान छिड़कते थे उन पर। मेरी अम्मा की बारी भी यही किया गया था और अब्बा को अम्मा से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने सरपंच के बेटे को पैसे दिए कि वो इनके नाम वाली पर्ची पर निशान लगा दे और फिर उसी पर्ची को उठाए। चूँकि पर्चियाँ बनाने और उठाने की जिम्मेदारी गांव के सरपंच के बेटे की थी तो उसने पैसों के एवज ये काम करने की हामी भर ली थी और फिर उसने पर्ची भी वही उठाई जिस पर मेरे अब्बा का नाम लिखा था। और यूं सारे गांव के सामने मेरी अम्मा और अब्बा का रिश्ता पक्का हो गया था। लेकिन मसला तब बना जब दूसरी बार पर्चियां की गईं, क्योंकि मेरी दादी ने भी पुप्पो के रिश्ते के लिए सरपंच को बोला था। पुप्पो के लिए पर्ची उठाई गई तो इस पर मेरे मामू रिजवान का नाम आया और यूं पूरे गांव के सामने पर्चियों की बुनियाद पर वट्टे सट्टे का रिश्ता पक्का हो गया था। लेकिन रिजवान मामू मेरी पुप्पो से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बुरी तरह फंस चुके थे कि बाकी कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि किसी भी सूरत वो पंचायत के फैसले से इनकार नहीं कर सकते थे। मेरे अम्मा अब्बा और पुप्पो और मामू जान का निकाह एक ही दिन एक ही जगह तय पाया गया था। मेरी अम्मी और अब्बू अपनी शादी के लिए बहुत खुश थे, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। खुशियां अधूरी रह गईं क्योंकि मेरे मामू निकाह के लिए पहुंचे ही नहीं थे, बल्कि वो तो गांव से ही गायब हो चुके थे। बहुत ढूंढा गया उन्हें, लेकिन गांव में होते तो मिलते ना। और यूं पुप्पो का निकाह होते होते रह गया। मामू जान भागे तो अम्मा की जिंदगी अजाब में आ गई। पुप्पो का रोना देखकर अब्बा अपनी मोहब्बत भूल गए और मेरी अम्मा से शादी से इनकार कर दिया। लेकिन पंचायत का फैसला था जिसे हर सूरत माना था। और यूं जहां दो निकाह होने थे वहां सिर्फ एक निकाह हुआ था, और वो निकाह नहीं था, उम्र भर की गुलामी थी। दादी और पुप्पो को तो पहले ही मेरी अम्मी पसंद नहीं थी और इस वाक़े के बाद तो उन्हें जैसे मेरी अम्मी से नफ़रत हो गई थी, जो आज तक देखने को मिल रही थी। और अब्बा जो मेरी अम्मा से मोहब्बत के दावेदार थे, भक्त से इनकी मोहब्बत उड़ गई और शादी की पहली रात ही मेरी अम्मा को थप्पड़ रसीद करके औकात याद दिला दी थी। और इसके बाद आज तक वक्फे वक्फे से लात घोंसों का इस्तेमाल करके अब्बा मेरी अम्मा को इनकी औकात याद दिलाते रहते थे। मामू जान के भाग जाने में अम्मा का कोई हाथ न था और ना ही कसूर, लेकिन फिर भी सज़ा मेरी अम्मा ने भुगती और बहुत ही लंबी भुगती थी। मुझे तो यकीन नहीं आता था कि मेरे अब्बा जैसे इंसान को मोहब्बत हुई थी, और अगर हुई भी थी तो इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गई। मेरी अम्मा के साथ तो जुल्म पर जुल्म हुए थे। सब ने मिलकर बहुत बुरा किया था मेरी अम्मी के साथ, और एक रोज़ फिर सारी हदें पार कर ली गई। जुल्म की इंतहा की गई थी और फिर उसे झूठे आंसुओं के पीछे छुपाकर खुद को बचाने की कोशिश की गई थी। इस सब के बीच क़यामत टूटी थी
तो मुझ पर टूटी थी। कुछ टूटकर रेसा रेसा हुआ था तो वो मैं थी। हुआ कुछ यूँ था कि पुप्पो किसी बात पर अम्मा से लड़ने लगी थी और इंतहाई गलत सलत बातें करने लगी थी। इस दिन शायद अम्मा की बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए जवाब में रखकर अम्मा ने पुप्पो के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ का पड़ना था कि घर में कोहराम मच गया। पुप्पो चीखने लगी कि इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। दादी ने पुप्पो के रोने चीखने की आवाज़ें सुनी तो अपने कमरे से बाहर आई थी और फिर लातों और थप्पड़ों से अम्मा को मार मार कर अधमुआ कर दिया। मैंने अम्मा को बचाने की कोशिश की तो दादी ने मुझे भी बहुत मारा था। दादी जब थक गई अम्मा को मार मार कर तो मैं अम्मा को सहारा देकर कमरे में ले आई और अभी कुछ देर ही हुई थी कि अब्बा गुस्से में गालियां बकते घर में दाखिल हुए। पुप्पो ने खबर पहुंचा दी थी और अब बाकी की कसर अब्बा पूरी करने वाले थे। अब्बा बहन के आंसू देखकर दनदनाते हुए कमरे में आए और अम्मा को मारना शुरू कर दिया। वो बहुत बेदर्दी से अम्मा को मार रहे थे और मैं अपनी अम्मा को बचाने की हर कोशिश में हलकान हुई जा रही थी। अचानक मैंने गुलदान उठाया और अब्बा के सर पर मारने ही लगी थी कि नहीं मार पाई। वो जैसे भी थे मेरे बाप थे, मेरे हाथों चोट खाना डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन हाँ वो अम्मा के हाथों चोट खाना डिज़र्व करते थे। इसीलिए मैंने गुलदान अम्मा के हाथ में पकड़ाई और चलाई, अम्मा मारो। लेकिन अगले ही पल मेरी नज़रों के सामने से दुनिया घूम कर रह गई जब अब्बा ने अम्मा के हाथ से गुलदान छीनकर अम्मा के ही सर में दे मारा था। अम्मा के सर से खून का फवारा फट पड़ा था और वो तड़पने लगी थी। अम्मा की हालत देखकर मैं अब्बा भी डर गए थे। मैं अपने दुपट्टे से अम्मा के सर से बहता खून रोकने की कोशिश में हलकान हुए जा रही थी और अब्बा डरे हुए बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे। मैंने अब्बा के पांव पकड़ लिए कि खुदारा मेरी माँ को हकीम के पास ले जाओ, मेरी माँ को बचा लें, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे और अगले ही पल मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। मेरी दुनिया मेरी आंखों के सामने लुट चुकी थी और मैं बेबस की बेबस ही रही। मेरी माँ ने दर्द की ताब ना लाते हुए मेरे सामने आखिरी हिचकी ली और दुनिया को अलविदा कह गई। मैं माँ का सर गोद में रखे पागलों की तरह चीख चिल्ला रही थी और अब्बा भी बेयकीनी से फटी आंखें लिए वहीं ढह गए थे। मेरी चीखों पुकार सुनकर दादी और पुप्पो भी आ गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आस पड़ोस की औरतों ने भी आना शुरू कर दिया था। दादी और पुप्पो ने तो मेरी मरी हुई माँ पर तरस खा कर भी उसके बहते खून को रोकने की कोशिश नहीं की। गांव की औरतों ने ही अम्मा का खून साफ करके उन्हें नहला धुलाकर सफ़ेद कफन पहनाया। मेरी बहनें आईं तो मैं उनके गले लग गई थी और फिर हमारी चीखें पूरे गांव ने सुनी थी। अब्बा का तो कोई पता ही नहीं चल रहा था वो कहाँ है। मेरी दादी हर पूछने वाले को यही बता रही थी कि मेरी माँ कपड़े डालते हुए छत से गिर गई थी। ये सच नहीं था, लेकिन ये झूठ उन्होंने इतनी बार बोला था कि सब ने सच मान लिया था। मैंने खुद की आंखों के सामने अपनी माँ को जाते देखा था और ये दुख सब दुखों का बाप था। मैं कई दिन तक सदमे में रही और जब मैं होशो हवास की दुनिया में वापस आई तो सब कुछ एकदम नॉर्मल देखा था। पुप्पो और दादी की वैसी ही बकवास बातें और साजिशें चल रही थीं। अब्बा रोज़ाना घर आते और जाते थे, कुछ भी नहीं बदला था। बस मेरी माँ चली गई थी। मेरी माँ को मार कर भी ये लोग जी रहे थे, तो कैसे जी रहे थे। मुझे अब्बा से नफ़रत थी और वो मेरी नफ़रत डिज़र्व भी करते थे। मैंने अपनी माँ को इंसाफ दिलवाने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि वो इंसाफ डिज़र्व करती थी। मैंने सबसे पहले वो गुलदान ढूंढा जिससे अब्बा ने मेरी माँ को मारा था। वो गुलदान दादी ने छुपा कर अपने कमरे में रखा हुआ था। मैंने वो गुलदान ढूंढी निकाला, उस पर मेरी माँ का खून लगा हुआ था जो अब सूख चुका था। इसके बाद मैं इन औरतों के पास गई जिन्होंने मेरी माँ को कफन पहनाया। इन औरतों ने मेरी माँ के जिस्म पर तशद्दुद के निशान देखे थे, लेकिन फिर दादी की चालाकी ने उन्हें कुछ बोलने नहीं दिया। वो गवाह थी कि मेरी माँ पर जुल्म होता रहा था। मैंने इन औरतों को सारी बात बताई और अपनी माँ के लिए इंसाफ तलब किया तो उन्होंने वादा किया कि वो मेरी माँ को इंसाफ दिलवाने में मेरी मदद करेंगी। मैंने गांव के सरपंच के पास जब अपने ही बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया तो गांव में भूचाल आ गया था। मेरी दादी ने सुना तो हाथ उठा उठाकर मुझे बद्दुआएं दी थी और मेरे अब्बा तो मुझे शिकायती नज़रों से देखते ही रहे थे। वो भी जानते थे कि वो कातिल है मेरी माँ के, इसलिए बोलने की हिम्मत तो थी नहीं उनमें। मैंने पूरे गांव के सामने सरपंच से गुजारिश की थी कि वो मेरे बाप को कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि आइंदा गांव का कोई भी मर्द इतना बड़ा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। सरपंच ईमानदार इंसान था। उसने मेरी माँ की मौत की पूरी तहकीक की, जिसके बाद साबित हो गया
کہ میرے باپ نے ہی میری ماں کو مارا ہے اور انہیں اس جرم کی سزا بھی سنائی گئی۔ اس کے لیے بھی موت کا وہی طریقہ منتخب کیا گیا جو انہوں نے میری ماں کے لیے منتخب کیا تھا۔ سرپنچ کے آدمیوں نے پہلے ابا پر خوب تشدد کیا، جیسے ابا نے میری ماں پر کیا تھا۔ ابا کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ چلا رہے تھے ویسے ہی جیسے میری ماں درد سے چلاتی رہی تھی۔ اور پھر سرپنچ نے اپنے ہاتھوں سے ابا کے سر پر گلدان سے وار کیا تھا، وہی گلدان جس سے ابا نے میری ماں کے سر پر وار کیا تھا۔ ابا کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور پھر وہ بن جل کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگے تھے اور تڑپتے تڑپتے ہی انہوں نے اپنی جان دے دی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو انصاف دلوایا تھا، ان کا قاتل مر گیا تھا اور سچائی کی جیت ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھپھو اور دادی میرے خون کی پیاسی ہو گئی تھی۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرپنچ نے ابا والا گھر میرے نام لکھوا دیا اور میرے گھر کے باہر اپنا ایک آدمی تعینات کر دیا تاکہ دادی اور پھپھو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ بہت عرصے بعد اونٹ پہاڑ تلے آیا تھا۔ دادی اور پھپھو بھی اب پوری طرح سے میرے قابو میں تھی اور میں بھی دل کھول کر انہیں تنگ کرتی تھی۔ پھپھو نے جتنی اذیتیں میری ماں کو دی تھی میں اب ان سے گن گن کر بدلے لے رہی تھی۔ گھر کے کام کاج میں سارے پھپھو سے کرواتی تھی اور اپنے فرمائشی پروگرام بھی ہر وقت خاطر رکھتی تھی تاکہ پھپھو کو بھی احساس ہو کہ میری ماں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ پہلے وقت دوسروں کا تھا، اب میرا آ گیا تھا، لیکن پھر اچانک سے میری اس خود مختار زندگی میں گاؤں والوں نے پتھر پھینکا تھا۔ میں 22 سال کی ہو چکی تھی اور گاؤں کے رواج کے مطابق لڑکی کی عمر 22 سال ہوتے ہی اس کی شادی کے بارے میں سوچا جاتا تھا۔ میری شادی کا شوشہ بھی چھوڑا گیا اور پھر گاؤں کے رواج کے مطابق ہی میری شادی کے لیے کنوارے لڑکوں کی پرچیاں بنائی گئی تھیں اور پھر سارا گاؤں سرپنچ کے ڈیرے پر اکٹھا ہوا تھا تاکہ جان سکے کہ میری شادی کس سے ہونے والی ہے۔ میں شکل و صورت کے لحاظ سے کافی اچھی تھی اور اوپر سے اب اپنے ابا کے گھر کی مالکن بھی تھی، تو سارے گاؤں کے کنوارے لڑکوں کی خواہش تھی کہ میری شادی ان سے ہو جائے، لیکن فیصلہ تو سرپنچ کی پرچی نے کرنا تھا اور اسی فیصلے کو سب نے مانا بھی تھا۔ لیکن پھر جب پرچی نکالی گئی تو اس پر لکھا نام دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور دل دہل کر رہ گیا، کیونکہ پرچی پر جس لڑکے کا نام آیا تھا وہ 1 ہفتے پہلے ہی مر چکا تھا۔ اس لڑکے کا نام دانش تھا، جو کوئی 2 ماہ قبل ہی ہمارے گاؤں آیا تھا اور اس نے میری نانی والے گھر میرے تایا جان سے منہ مانگے داموں خرید لیا تھا اور اس میں رہتا تھا، لیکن 1 ہفتے پہلے ہی اس کے گھر سے اس کی گلی سڑی لاش ملی تھی۔ وہ کافی دن تک کسی کو دکھائی نہ دیا، تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے گئے تو اس کے گھر میں سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ کافی دن کا مر چکا تھا۔ گاؤں والوں نے ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا اور اب میری شادی کے لیے اس کا نام آیا تھا تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جائے، اور پھر سب کی باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ اگر مردہ لڑکے کا نام آیا ہے تو ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی اور یہی میری قسمت ہوگی۔ اس لیے میرا نکاح جمعرات کی شام کو دانش کے مردے سے طے پایا تھا، اور جب جمعرات والے دن سب گاؤں والے مجھے سرخ جوڑا پہنا کر دلہن بنا کر قبرستان نکاح کے لیے لے گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے دل دہل گئے تھے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سب پر خوف طاری ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ لڑکا جو 1 ہفتے پہلے مر چکا تھا وہ اپنی ہی قبر کے پاس گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھا اور وہ مسکرا کر مولوی صاحب کو بولا، نکاح شروع کیجئے مولوی صاحب۔ سب خوف سے کانپ رہے تھے، کسی سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ ڈر کے مارے مولوی نے جلدی جلدی نکاح شروع کیا اور پھر گاؤں والوں نے اپنے ڈر کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے ایک مرے ہوئے انسان کے حوالے کر دیا تھا۔ نکاح مکمل ہوا تو ایک دم سے پورے قبرستان میں دھواں چھا گیا اور سب کھانسنے لگے تھے۔ اچانک کسی نے مجھے کچھ سنگھایا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پھولوں سے سجے بیڈ پر لیٹے پایا تھا۔ میرے جسم پر ابھی تک وہ سرخ جوڑا ہی تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور دانش باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور چیخیں مارنے لگی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور جو بات اس نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے ماموں رضوان کا بیٹا ہے اور اسے گاؤں رضوان ماموں نے ہی بھیجا تھا، اور پھر جب وہ 2 ماہ وہاں رہا تو اس کے بعد وہ اکتا گیا اور واپس آنا چاہا، جس کے لیے اس نے ایک ناٹک رچایا اور شہر کے مردہ خانے سے کسی کی لاش لا کر گھر پر رکھ دی، جو گاؤں والوں کو ملی، اور اس لاش کو ہی سب نے دانش سمجھ کر دفنا دیا، لیکن وہ زندہ تھا۔ اور جب اسے خبر ملی کہ پرچی میں اس کا نام نکلا ہے مجھ سے شادی کے لیے،
تو رضوان ماموں نے اسے واپس بھیج دیا تھا اور پھر وہ عجیب سا حلیہ لے کر قبرستان میں بیٹھ گیا اور گاؤں والے مجھے اس کے حوالے کر کے چلے گئے تھے۔ اس نے مجھے رضوان ماموں سے بھی ملوایا تھا جو میری اماں کو بہت یاد کرتے تھے اور شرمندہ تھے کہ ان کے ایک قدم نے اماں کی زندگی برباد کر دی تھی، لیکن قصور ماموں کا نہیں تھا، وہ لوگ ہی کم ظرف تھے جنہوں نے میری ماں کے ساتھ برا رویہ رکھا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے میں مر چکی تھی اور میں دانش کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر بہت خوش تھی۔ دانش میری بہنوں کو بھی مجھ سے ملوانے لایا تھا اور اللہ کا شکر تھا کہ ہم بہنوں نے اپنی ماں جیسی قسمت نہیں پائی تھی۔ ہم سب کو محبت کرنے والے اور محبت نبھانے والے ہم سفر ملے تھے۔